एरर भी मौजूद है। यानी कि पायलट का एरर यह है कि उसने जहाज को अपनी जो उसकी सलाहियत थी उससे ज्यादा उसको जो है टास्किंग कर दी, जिसके नतीजे के अंदर जहाज जो है वो स्टॉल हो गया और जाके नीचे तबाह हो गया। लेकिन इस सब के अंदर जो है बात एक और भी है, और वो ये है कि चाहे वो टेक्निकल था चाहे वो पायलट एरर था, मसला ये है कि वो इजेक्ट क्यों नहीं किया। इन जहाजों में अमूमन 0-0 इजेक्शन सीट्स होती हैं, लेकिन वो सीट जो है फेलियर के कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें ऑयल लीक का मतलब यह है कि ऑयल प्रेशर कम हो जाना, जिससे तमाम जो उसका इक्विपमेंट है और कंट्रोल जो है वो स्लगिश हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, उनको कंट्रोल करना नामुमकिनात में से हो जाता है। दूसरी जानिब जो है वो जब जमीन के इतने करीब आया, जब 1500 फुट से नीचे आते हैं तो जहाज के अंदर बाकायदा लगे हुए अलार्म्स बजना शुरू हो जाते हैं और लाइट्स जो है रेड लाइट्स वो ब्लिंक करना शुरू हो जाती हैं। वो क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब यह है कि टेक्निकल एरर भी मौजूद है जहाज के अंदर। अब दूसरी जानिब हॉल जो कि उनकी कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, 2001 में ये पहली फ्लाइट हुई थी, लेकिन उसके बाद इसके अंदर टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे। और चले हम सब बातें गलत कर रहे हैं, लेकिन इंडियन एयर चीफ अमरप्रीत सिंह जो है वो खुद ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, भारतीय मीडिया रिकॉर्ड पे मौजूद है, जो इस जहाज की जो है वो बुराइयां कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो है अभी सिर्फ पिछले हफ्ते ही जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने इनके साथ 113 इंजन का जो है मुआहदा किया था, जो उन्होंने सप्लाई कर रहे थे 2028 से। तो ये एक अपनी जगह, लेकिन करप्शन का एक पहलू इसके अंदर है। आपको याद होगा कि माजी के अंदर बोफर गन स्कैंडल का एक बहुत बड़ा इशू आया था राजीव गांधी के जमाने में, और करप्शन की गई थी। उसके बाद जो है वो जब राफेल खरीदा गया तो 1750 करोड़ का जो है वो उसके अंदर जो है वो करप्शन थी। फिर इसी तरीके से जो INS विक्रम था उसके हवाले से भी करप्शन सामने आई, और फिर सबसे बढ़कर ये कि एक नेवी की इनकी आप दोस्त थी, जिसको पहले ही जो इनॉग्रेशन हुई जब उसका फीता काटा गया तो वो जो है वो वहां खड़े दम जो है वो डूब गई। जब पहली डाइव की तो ऊपर से उसका ढकना खुला रह गया, जिससे पानी भर गया और वो वहीं डूब गई। क्या डूब गई या डुबा दी गई? ये है वो चंद सवालात जिसको हमें जरूर जानना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद जो है अब जो भारत झूठ बोलता रहा कि जी पाकिस्तान के साथ तो हमारा कोई जहाज नहीं गिरा, हमने तो ये कर दिया, भाई अब तो पूरी दुनिया ने देख लिया ना। ये तो दुनिया ने खुद, इससे क्या हुआ कि भारतीय एयरफोर्स की जो प्रोफेशनलिज्म और उनका जो टेक्निकल है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया। दूसरी जानिब जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के जो शेयर्स हैं वो तकरीबन दुनिया में 3% गिर गए, और साथ ही साथ जो हिंदुस्तान के ऊपर बदनामी का धब्बा लगा, और जो जिस अंदाज के अंदर तेजा का जो है वो मेरे ख्याल में भुरकस निकला वो पूरी दुनिया ने देखा। 4th जनरेशन का जहाज डेल्टा विंग इसको कहते हैं, क्योंकि इसका ये तिकोन बना है। पहली बात यह है कि पूरी दुनिया में अमूमन डेल्टा विंग जहाज जो है वो कामयाब नहीं हो रहे। जो सबसे ज्यादा तवज्जो के मरकज रहा वो पाकिस्तान का JF-17 रहा, इसलिए क्योंकि ये कम खर्च है, सस्ता है, इसके साथ कोई जो स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है, और फिर वॉर टेस्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी वजह से पाकिस्तान का जो मेरे ख्याल में जो फिजाइया के ऊपर खुद आपने देखा पाकिस्तानी स्टॉल्स के ऊपर जिस तरह से भारतीय अफसरान और पायलट्स वहां मौजूद थे और हमारे JF-17 थंडर के साथ हसरत भरी निगाहों से जो है वो तस्वीरें उतार रहे थे, उसकी कोई वजह है। लेकिन एक बात जो मैं बड़ा जरूरी कहना चाहूंगा वो ये है कि भारत जो है उसके अंदर अपने करप्शन की वजह से अपने ही वो पायलट्स की जो है वो जाने लेने से भी गरेजा नहीं है। उनके टेक्निकल एरर्स, उनके जो प्रोफेशनलिज्म एरर, उनकी ट्रेनिंग एरर्स जो हैं अब वो पूरी दुनिया ने देख लिए हैं। देखें, आप पायलट को ट्रेन करते हैं, अगर एक पायलट हो तेजा का हो, वो राफेल का हो, वो सखुई का हो, वो मिराज 2000 का हो, वो MiG-29 फाल्कनम का हो, ये तमाम जो हैं ये जहाज अच्छे हैं, लेकिन अगर गधा घोड़ा चलाने वाले जो हैं वो रेडी वाले चलाने वाले को अगर आपने पायलट बना दिया है तो नतायज यही निकलेंगे जो आपके सामने हुआ। अब्दुल्ला गुल साहब, ये बताएगा कि दुबई एयर शो जैसे आलमी स्टेज पर भारत के मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी का यूं ने काम होना खिते में इसकी साख को कितना मुतासिर करेगा आने वाले वक्त में? ये बताएगा कि अब आने वाले वक्त में जो दिफाई खरीदार हैं क्या उनका एतमाद इंडियन टेक्नोलॉजी या बिलखुसूस तैयारों से बिल्कुल ही उठ चुका है?
जी, बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, क्योंकि देखें भारत एक तरफ जो है $89 बिलियन का बजट लेके दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस जो है परचेजर है। दूसरी जानिब जो है वो आप देख लीजिए कि डसॉल्ट एविएशन ने जो मैन्युफैक्चरर है राफेल की, उसने ये एक्सेस मांगी थी और S-400 ने ये एक्सेस मांगी थी कि हमें बताया जाए कि हमारा सिस्टम जो है वो क्यों खराब हुआ। तकरीबन 26% जो शेयर्स थे वो डसॉल्ट एविएशन के जो है वो खराब गिर गए थे और उनको 27 साल के अंदर देखें जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है राफेल का वो 27 इयर्स है और 27 इयर्स के अंदर सिर्फ 7 जहाज गिरे, जिनमें से 4 वो हैं जो पाकिस्तान ने मारे और 3 जहाज जो हैं यानी कि हर 10 साल में तकरीबन 1 जहाज उनका गिरा, यानी कि इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। उसका जनाजा निकालने वाले कोई और नहीं बल्कि भारतीय थे। दूसरी जानिब आप देख लीजिए कि जो भारत की जितनी भी जो टेक्नोलॉजी है वो उनका जो है वो हर जगह गड़बड़ करती है। उनका आपको पता है वो एक चंद्रिका जो उन्होंने किया वो भी उसकी नाकाम हुआ, फिर उनका अग्नि जो था वो वहीं गिर गया, फिर उनका जो ब्रह्मोस आया वो आपको पता है चिन्योट में लैंड कर गया, फिर उनका जो आप पृथ्वी को देख लें कि उसने जो है वो वहां नाकाम हुआ। यानी कि मैं एक लंबी इसकी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो प्रोफेशनलिज्म है, अब जैसे लॉकहीड मार्टिन है, F-35 जिस तरह से अभी ये आपकी जो गेस्ट थी ये कह रही थी कि जी F-35 वाले जो मैन्युफैक्चरर, देखें लॉकहीड मार्टिन एक बहुत बड़ी कंपनी है और लॉकहीड मार्टिन जो है वो इस किस्म का जो चांस है भारत के साथ नहीं लिया जा सकता, जबकि उसके मुकाबले में जो चेंगडू मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका जो ग्राफ है वो दुनिया में बढ़ रहा है और पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा सबब बना है। अभी जो हालिया कांग्रेस की रिपोर्ट आई उसके अंदर भी जो है वो पाकिस्तान के तरफ से भारतीय जहाज को गिराने का जो है एतराफ हुआ, लेकिन जो दूसरी अभी कांग्रेस की रिपोर्ट आई है उसके अंदर जो सिर्फ भारत पे मबनी है, उसमें यह कहा गया है कि किस तरह से भारत जानबूझ के स्टेट पॉलिसी के मुताबिक जो है वो अक़लियतों को निशाना बनाता है। लेकिन इस सब के बावजूद जो एविएशन की अगर बात की जाए तो आपको याद होगा कि इससे पहले भी उनकी जो उन्होंने असॉल्ट राइफल्स बनाई थी भारत ने, वो असॉल्ट राइफल्स जो थी वो सर्दी के अंदर जो है वो उनके ट्रिगर जैम हो जाया करते थे और उनके सोल्जर्स ने बकायदा ये कंप्लेन की थी। इसी तरीके से उनके जो लोगों का राशन खाया जाता है। आसाम राइफल ने अभी अपने हकूक के लिए, जो कि भारत की मायानाज रेजिमेंट समझी जाती है, यूनिफॉर्म के अंदर उन्होंने जो है वो बकायदा एहतजाज किया। दुबई एयर शो की अगर बात की जाए तो ये पहला हादसा है दुबई एयर शो में जो कि पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले 2021 को भी जो है वो एक तेजा जेट जो है वो गिर गया था राजस्थान के अंदर। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि 1500 एग्जिबिटर्स जो थे वो दुबई एयर शो में अपने 200 जहाजों के साथ जो है वो मौजूद थे, जिसके अंदर मुख्तलिफ कंपनी जो है, जिनके अंदर बोइंग है, एयरबस है, जिसके अंदर लॉकहीड मार्टिन है, जिसके अंदर चेंगडू है, जिसके अंदर जो है वो आपका बम्बार्डियर है और यानी कि डसॉल्ट एविएशन है। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस वहां मौजूद थी। उनके सामने ये जहाज का गिरना यकीनन ये भारत का जनाजा गिरा है, ये जहाज सिर्फ नहीं गिरा। ठीक है, ठीक है। ज़िशान चिश्ती साहब, आप बताएगा कि आज दुबई एयर शो में भारत का ये तैयारा गिरना और उनके दावों का मिलियामेट होना, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, सारी बातें तो अब्दुल्ला गुल साहब ने कह दी और मोहतरमा ने भी कह दी। अब मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक तो पाक फ़िज़ाइया को ख़राज तहसीन, उसने हमेशा ऐसी पेशा वाराना महारत से ये जैसे अभी हालिया दिनों में जो भारतीय एक महाजराई हुई उस पर जो पेश किया, और बाकी उसकी एक लंबी तारीख़ है। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि भी ठीक है, अब भारत ने दुनिया भर में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी एक कोई तैयारा साज कंपनी होगी या जो जंगी जहाज़ बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो कहीं इनको ख़रीदारी पे पाबंदी आयद कर देंगे, चूँकि इनसे चलाना तो आता नहीं, इनके पास वो लोग नहीं है। और दूसरा, भारत जिस तरह अभी ख़ुद अब्दुल्ला गुल साहब ने भी कहा कि भारत सबसे बड़ा ख़ित्ते में एक दिफाई बजट रखने वाला मुल्क है, लेकिन वो सिर्फ मोदी की गलत पॉलिसी से, एक जंगी जुनून ने एक पैनिक क्रिएट किया हुआ है। जो उनके फ़ौजी हैं, जो उनके पायलट्स हैं, वो उसके दबाव में हैं, चूँकि वो
मेरिट से हटके हकायक पर मबनी, जैसे कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है पाकिस्तान पर बगैर तहकीक के इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। फ़ौज पूरी तो वो मोदीज़म के नीचे है, वो फौशिज़म के नीचे है। तो मेरा ख्याल है कि वो उन्हें हमारे तैयारों से तैयारे तो हमने गिरा दिए, हमारे जो पायलट्स हैं उनसे तरबियत देनी चाहिए। अब वो भूल जाए कि कभी वो दुनिया में अपना सर दोबारा उठा सकेगा। जो पाकिस्तान ने उसको शिकस्त दी और जो आज दुबई एयर शो में हुआ वो यकीनन उनके लिए लम्हाए फ़िक्री है। जंगी जुनून पर मबनी जो इनकी पॉलिसीज़ हैं उसको तर्क करके एक पीस की राह पे मेरा ख्याल है कि अब उसको चलना चाहिए, यही वक्त का तकाज़ा है। जी ठीक है। तो नाज़रीन आपने शो में भी देखा और इस शो के अंदर सबसे अच्छी बात ये थी कि पाकिस्तानी तैयारी जो थे वो तवज्जो का मरकज़ बने रखे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, सियासी मंजरनामे से मतलब बात करते हैं। अभी हाल ही में सुहेल अफरीदी जब खिताब कर रहे थे उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो नोटिस जारी किया गया है उनके ज़ाब्ता खिलाफ की खिलाफवर्जी के ऊपर। और इससे मतलब कि मैं आपका जो है वर्डिक्ट लेना चाहूँगा। निशान रशीद साहब बताइएगा इससे मतलब कि क्या वज़ीर आला का बयान सूबाई हुकूमत की जानिब से इंतखाबी अमल में मुदाखलत के मुतरादिफ समझा जाएगा? आप वो तो उस बात को तो 2-3 दिन हो गए ना, मैं आपको आज की बात करता हूँ। मैं हमारे लाहौर से एक NA 129 का एक इलेक्शन हो रहा है। अभी आप किसी जर्नलिस्ट को भेजें जब आपका प्रोग्राम चल रहा है, उस इंतहाबी दफ्तर जो हमारा मरकज़ी दफ्तर है उसके बाहर पुलिस डिप्यूट है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हमारे लाहौर के प्रेसिडेंट को, तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट मियां अकरम उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ हमारे लाहौर के एक टिकट होल्डर यासिर गिलानी जो एक हल्के में उनकी ड्यूटी थी उनको हिरासत में ले लिया गया। हमारे कारकुनों को हरासा किया जा रहा है, यानी इलेक्शन कमीशन इसको देख ही नहीं पा रहा। अब बात करता हूँ जो आपने कही, ये मैं आज की बात कर रहा हूँ जब इलेक्शन में सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं। जो वज़ीर आला KP ने बात की वो ये कही कि भाई इलेक्शन में जो सूबाई इंतज़ामिया है वो इसमें किसी किस्म की कोई बददियानती, कोई फॉर्म 47 वाली रिहर्सल ना करे, वो ना हो कि हुकूमत को एक्शन लेना पड़े या हुकूमत को इन्वॉल्व होना पड़े। अब किसी भी आज़ाद किसी मुबस्सिरीन से राय ले ले। सर आपने अगर ये तौहीन शॉट सुना था जिनमें उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी भी किस्म की बदाखल होती है या मामला ऊपर नीचे होते हैं तो सुबह की रोशनी नहीं देख सकेंगे, ये एक लाइन जो है बोली गई थी। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? इस सिनेरियो में कहा गया कि अगर इलेक्शन में सूबाई इंतजामिया ने मुदाखलत की तो वो ना हो कि हुकूमत उनके खिलाफ तहकीकात करे। माजी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में डस्का का एक इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर बेज़ाब्तियाँ हुई। बेज़ाब्तियों के बाद इस हुकूमत ने, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, उसने उस वक्त के DC सियालकोट को OSD किया। यानी हुकूमत अगर कोई शिकायत साबित हो जाए तो हुकूमत अपना काम करती है। वो एक तंबीही एक ऑफिसर्स को एक नोट था। आप ये देखें ना, आप इसकी तो बात करते हैं लेकिन आप ये देखें कि एक सूबे का वज़ीर आला हो, उसको अपने चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त ना हो, तो वो जब अपनी पॉलिसी नहीं बना सकता अपने चेयरमैन से मुलाकात के बगैर, और अगर इसकी एक स्टेटमेंट को आप बुनियाद बना के उसकी नाअहली की तरफ चले जाएं, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले जाए, तो ये बहुत बड़ा एक फ़िक्र की बात है। मुल्क में जमहूरियत तो रह नहीं गई, मुल्क में फॉर्म 47 की हुकूमत है। आपने देखा 8 फरवरी के बाद से लेके आज तक के क्या मामलात हैं, सारी चीज़ें कौम के सामने हैं। जो आज़ाद अदलिया इन्होंने ख़त्म कर दी, जो इस मुल्क में तरामीम के नाम पर जो जजेस का एहसास किया, जो अदालतों को इंसाफ की फराहमी देना मुश्किल हो गया। ऐसे सिनेरियो में एक स्टेटमेंट जिसको दरगुजर भी किया जा सकता था, जिसमें कोई गलत बात भी नहीं थी, उस पर इलेक्शन कमीशन का इंतहाई इक़दाम जो है वो यकीनन जो है वो तशवीशनाक है और लम्हा फिक्री है। अच्छा उस्मा कादिर साहिबा, आप बताइएगा कि ख़त लिखा गया है सुहेल अफरीदी की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को, क्या मुलाकात करवाने जा रहे हैं? क्योंकि काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है बकौल PTI वर्कर्स और सियासतदान। देखें, मैं भी अभी मैं भी NA 129 से आ रही हूँ, वहाँ मैं भी देखने गई थी सारा क्या सिचुएशन है। इनका दफ्तर खुला हुआ है, कोई पुलिस मुझे कहीं नज़र नहीं आई। इनके सारे बैनर्स उसी तरह लगे हुए हैं और इनके जो भी इन्होंने दफ्तर या जो भी इनकी जो इलेक्शन कैंपेन है ये बिल्कुल उसी तरह ये आराम से अपने नॉर्मल तरीके से चला रहे हैं। अब अगर इनके पास कोई अगर तंजीम ही ना हो, अगर कोई निकले ही ना इनके लिए, तो भाई वो किसका कसूर है? वो हमारा कसूर तो नहीं है ना। आप अगर मोबिलाइज ही ना कर पाए, कौन सा आपने कोई जलसा किया है? अब मैं आपको बता देती हूँ, हमने एक कल रात को किया है, एक हम आज समनाबाद में कर रहे हैं, एक हमने वो परसों किया था।
तो एक आम तरीके से जो एक होते हैं कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे कर रहे हैं। मेरा सवाल ये लोग तो इनके पास तो कोई तरीका है ही नहीं, इनके पास कोई शो, इनके पास कुछ दिखाने को नहीं है, कोई ये कैंपेन इनकी सही तरह से ना चलाने वाला है ना कोई निकलने वाला है। तो ऐसे ही अब रोने पीटने से तो कुछ नहीं होता ना, ये जाके अपने अच्छा दूसरे इनको ये हर वक्त ये डंडा लेके जजेस के पीछे पड़े रहते हैं। इनको तो वो गुड टू सी यू वाले जजेस चाहिए थे, अब वो तो नहीं हो सकता ना। अब एक पार्लियामेंट ने 2/3 मेजॉरिटी से एक नया सिस्टम लेके आए जो कि 80 मुमालिक में करवाने जा रही है, मुलाकात करवाने जा रही है। जो खत लिखा गया है उसके रिस्पेक्ट में वज़ीर आला पंजाब साहिबा जो है मुलाकात करवाएंगी। देखिए मेरी बात सुने, ये मुलाकात करवाना सीएम साहिबा के तो हाथ में नहीं होता ना, ना वो उनका काम है मुलाकात करवाना। ये एक जेल मैन्युअल है, ये एक अदालती कार्रवाई। अगर इनकी मुलाकात नहीं हो रही तो मेहरबानी करके ये अदालत जाए, ये अदालत जाए। वो सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके पास तमाम उनको और देखें वो खत लिखा गया है तो मुलाकात में उनका काम है सूबे की गवर्नेंस और सूबे को चलाना, वो अवाम की खुशहाली और फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले भी तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने करने थे। वो जहाँ पे कानून अपना सिस्टम है और एक अदालती कार्रवाइयां हैं वो दखलंदाजी नहीं करती। ठीक है ये अब्दुल्ला गुल साहब इससे मुताबिक मैं वर्डिक्ट देंगे। मेहरबानी करके तो would you agree with that कि रोना पीटना बंद करें और अपने इलेक्शन पे जरा थोड़ी तवज्जो दें। अब्दुल्ला गुल साहब जी फरमाइए। आपको आवाज आ रही सर? वुड यू एग्री विद दैट कि चीफ एग्जीक्यूटिव के पास किसी सूबे के ये इख्तियार नहीं है कि वो मुलाकात करवा सकें? नहीं जी, ये ऐसी बात तो नहीं है। बिल्कुल मेरे ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबके लिए होनी चाहिए। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि अगर वो खैबर पख्तूनख्वा हो तो वहाँ की इंतजामिया जाहिर है उसका टिल्ट जो है वो पीटीआई की जानिब होगा। अगर वो पंजाब है तो उसका टिल्ट जो है वो पीएमएल-एन की तरफ होगा, इसमें कोई और अगर वो सिंध है तो जाहिर है उसमें वहाँ पीपल्स पार्टी को एडवांटेज जरूर मिलेगा। ये कोई देखे ना, हम ऐसे कोई वो ऐसे नहीं तसव्वुराती जिंदगी में नहीं रहे, हकायक के ऊपर बात करें। हाँ ये मैं जरूर कहूँगा कि अगर अदालती हुक्म मौजूद है और अगर अदालती हुक्म ना भी होता, एक चीफ मिनिस्टर हैं, अगर वो अपने चेयरमैन से या एक मुजरिम से ही मिलना चाहते हैं तो उनको मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है। कहीं अदालत, ये तो कत्ल के जो मुजरिम होते हैं उनको भी मिलने दिया जाता है, तो फिर एक आदमी जिसके ऊपर कत्ल का तो कम से कम मुकदमा नहीं है तो वो उसको मिलने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे ख्याल में मिलने देना चाहिए। ठीक है, डिबेट को यहीं से कंटिन्यू करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।